हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की ये वीडियो उत्तर प्रदेश से टेट प्राथमिक स्तर 15 अक्टूबर 2017 का बाल विकास एवं शिक्षण विधि का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो पूरा देखें और सभी पिछली वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। पिछले पेपर 2020-2018 के यूपी टेट के पेपर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहां पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय का असहयोग। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय का असहयोग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किन के द्वारा दिया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गेट्स व अन्य के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, अर्थात स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। सन 1905 में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, युंग ने। यहाँ छोटे ऊ की मात्रा होगी। ऑप्शन नंबर 2, युंग ने। युंग के अनुसार सामाजिक अंतर्क्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अंतर्मुखी, नंबर 2 बहिर्मुखी तथा नंबर 3 उभयमुखी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनियमित विकास का नियम। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में ये गति धीमी हो जाती है। पुनः किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर के नियम अनुसार होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत,
परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तकधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट की दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत हैं, जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन ऑप्शन नंबर 1 सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हरलॉक ने। हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यता प्रकट होती हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हरलॉक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है या किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 मैकडूगल। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति हैं जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने तथा उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक विशेष प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती हैं। मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग बताया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 डम्बिल का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बहु अनुक्रिया का नियम। थार्नडाइक ने अपने प्रयोग के आधार पर सीखने के कतिपय नियमों का प्रतिपादन किया। इन नियमों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, नंबर 1 मुख्य नियम तथा नंबर 2 गौण नियम। थार्नडाइक के तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम ये मुख्य नियम हैं तथा बहु अनुक्रिया का नियम ये गौण नियमों के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बहु अनुक्रिया के नियम, अनुक्रिया का नियम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस जलोटा ने एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण सन 1963 में किया, जिसका नाम साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण रखा। ये परीक्षण हिंदी, उर्दू एवं आंग्ल भाषा में तथा 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य योग्यता कारक तथा विशिष्ट योग्यता कारक, जिसे जी फैक्टर तथा एस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्पीयरमैन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14,
निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सीखने का समग्र सिद्धांत हल के द्वारा। सीखने के इस समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कोहलर तथा कोर्टकोफ का द्वारा किया गया, जबकि हल ने सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये ही युग्म सही नहीं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सीखने का समग्र सिद्धांत हल के द्वारा। बाकी तीनों युग्म सही हैं। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर द्वारा तथा सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गाल्टन। गाल्टन को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। सुजनन विज्ञान व्यावहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल सुधर सके। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गाल्टन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रेस्मर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेस्मर ने की है। क्रेस्मर ने अपनी पुस्तक में शारीरिक रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 लंबकाय, नंबर 2 सुडोलकाय और नंबर 3 फाइविनिक। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्रेस्मर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रो व क्रो, क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्व किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 12 वर्ष से 14 वर्ष के किशोरों में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता पर प्रबल भावना होती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता है, उसमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोलसनिक का कथन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने का पठार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100। मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग कर 100 से गुणा कर दी जाती है। यही बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। स्टर्न तथा कोहलमान ने सन 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप रूप में IQ कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। टर्मेन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मानसिक आयु भाग वास्तविक आयु गुणा 100। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, थार्नडाइक। सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक महोदय ने किया। इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत
संबंधवाद अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, जबकि कोहलर ने सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, पेवलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तथा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों में कोहलर, कोपका, लेविन, वर्दीमर जैसे मनोवैज्ञानिकों के नाम सम्मिलित किए जाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 थार्नडाइक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े की संख्या होती है या जोड़े होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 23 जोड़े होते हैं। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 जोड़ों के समान होती है, 23 के जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिन्हें विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 23। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगम का सिद्धांत। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अधिगम का सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। सीखने की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर थे। इनका महत्वपूर्ण प्रयोग चूहे और कबूतर पर था। इन्होंने चूहे और कबूतर पर अपने प्रयोग किए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन R.V. कैटल ने किया था। कैटल के अनुसार बुद्धि के दो महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि तथा ठोस बुद्धि हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कैटल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मकता। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 संवेगात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान।
संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति क्रमशः 6 चरणों में होता है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel.